मॉर्निंग बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव में। आप हमारे साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे थे और एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ाई कर रहे थे। इतने टाइम बेसिकली आपकी रिवीजन क्लास चल रही थी और आज 5 सितंबर है, आज टीचर्स डे है, तो सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर आप टीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो कभी भी टीचर का किसी के साथ तुलनात्मक अध्ययन मत करिए। मतलब आप किसी भी टीचर को किसी दूसरे टीचर से कभी कंपेयर ना करिए। अगर आपको लगता हो सकता है कि कोई टीचर आपके लिए बढ़िया हो या किसी और के लिए खराब हो, तो इसीलिए कह रहा हूं कि हर टीचर बढ़िया होता है, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो खराब होगा। ठीक है, हर टीचर के अंदर एबिलिटी होती है आपको पढ़ाने की, इसीलिए वो आपके सामने खड़ा होता है। तो कभी किसी के साथ अपने को कंपेयर मत करिए, कभी किसी टीचर को दूसरे टीचर से कंपेयर मत करिए। जिस टीचर से जो भी मिल रहा है बस सीखते रहिए। ठीक है, आपका काम है सीखना और आप इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कि आप सीखते हुए चलेंगे। आप कभी किसी टीचर को किसी गलत भाव से या किसी ऐसे भाव से नहीं देखेंगे। अगर टीचर मार भी रहा है आपको तो आपके अच्छे के लिए ही वो आपको मार रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका मन है मारने का, वो घर से लड़के आया है और आज यहाँ पर स्कूल में कूटे दे रहा है। तो कुल मिला के इतना दिमाग में आपको रखना है कि अपनी पढ़ाई को अपने टीचर ओरिएंटेड ही रखना है। मतलब अगर अध्यापक आपका कह रहा है कि ये कार्य करिए तो आप करिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं उसमें आपका फायदा होगा, तभी वो आपको बोल रहा है, नहीं तो ऐसी बातें नहीं बोलेगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी पेन वगैरह रखे रहिएगा, जब मुलाकात होगी तो मैं आपसे पेन अपनी लूंगा। ठीक है, पिछली बार मुझे बहुत पेन मिले थे, मुझे अभी भी बचे हुए हैं मेरे पास पेन, और अब की बार के भी जो पेन है मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको बचा कर रखिए। जब आप बोर्ड में अच्छे नंबर पाएंगे तब मैं वो पेन लेने आपसे आऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट रिवाइज करा दिया था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, आपका किससे, ऑब्जेक्टिव टाइप से। पर जब चैप्टर सेकंड की बात करेंगे तो इसको मैं एनसीईआरटी की बुक से ही पूरा रिवाइज करा रहा हूं। धीरे धीरे समझते चलिए, ये एकदम रिवीजन क्लास है आपकी, कि ज्यादा इसमें आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, इसके बारे में बताऊंगा बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम था, अगर चैप्टर सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, चैप्टर सेकंड की बात करते हैं तो चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो उसका नाम है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और इस चैप्टर में सबसे पहले जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिसोर्सेज। ठीक, रिसोर्स की डिफिनीशन मैंने रटाई है आपको, तो इस डिफिनीशन को कभी मत भूलिएगा। तो रिसोर्सेज क्या है, तो मैंने कहा रिसोर्सेज दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, मतलब ऐसे सभी चीजें जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही हैं, बट इसमें आपको मैंने बताया है बट इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। देखिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। तो मैंने क्या कहा कि अगर आप रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि रिसोर्स क्या होता है, तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। मतलब जैसे ये पेन है, मुझे लिखने के लिए पेन की आवश्यकता है, तो ये क्या है, ये हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे लिए रिसोर्स हो गया। बट जरूरी है कि ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। अब ये पेन होता और चलता ही नहीं तो क्या मतलब होता इसका, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, इतना महंगा होता कि हम ले ही ना पाते तो भी कोई मतलब नहीं इस रिसोर्स का, और कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब समाज में अगर एक्सेप्ट ना होता तो भी इसको रिसोर्स कह नहीं सकते थे हम। तो कुल मिला के आपके दिमाग में रहना चाहिए कि रिसोर्स वह चीजें हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं, और जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ तीन कंडीशन लगी है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए और कल्चरली क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, तो उसे रिसोर्स के रूप में जाना जाएगा। फिर आगे बढ़े तो मैंने कहा अगर रिसोर्स की बात करते हैं तो रिसोर्स को हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं चार बेस में। ठीक है, चार बेस में हम कहीं ना कहीं चार बेस में क्लासिफाइड कर रहे हैं, और सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इसको रिवीजन बता रहा हूं मैं, सब बता चुका हूं आपको, सब पढ़ा चुका हूं, पर थोड़ा थोड़ा समझते चलिए क्योंकि कल आपका एग्जाम है और अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको। मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक और अबायोटिक मैंने बताया है, याद रखिएगा, मतलब हर वह चीज जिसमें क्या होती है, जान होती है, या फिर जिसमें लाइफ होगी, जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी सब बायोटिक से संबंधित होंगी, और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो सब किससे संबंधित होंगी, अबायोटिक से संबंधित होंगी। तो पहला आपका ये कंप्लीट हुआ।
उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है यूज करने के आधार पर, मतलब हम उसको उपयोग कैसा कर रहे हैं। तो यूज करने के आधार पर मैंने बताया दो पार्ट्स में बटा है, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। रीन्यू, ठीक है, री और न्यू, री का मतलब पुनः और न्यू का मतलब नया, जो दोबारा हमें नए रूप में मिल जाए वो रीन्यूएबल रिसोर्स, जैसे सोलर पैनल, ठीक है, मतलब सोलर एनर्जी, ठीक है। तो आप सूर्य जो है वो डेली निकल रहा है, इसका मतलब है कि आज हमने जितना यूज किया है, यूज कर लिया है, कल फिर से हमको यूज करने के लिए वो रिसोर्स मिलेगा। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब के एग्जांपल्स होते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब है जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते, जो जितने भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब क्या है, ये सब दोबारा नहीं प्राप्त हो सकते। एक बार इनका यूज कर लिया तो इनको दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे रिसोर्स क्या कहलाएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, देखिए ये बहुत ज्यादा, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको दिमाग में पहले आपको रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक लिविंग थिंग्स, अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। रिन्यूएबल जिनको हम दोबारा मतलब फर्दर एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं वो रिन्यूएबल, और जिनको यूज नहीं कर सकते हैं मतलब कई साल लगते हैं इसके दोबारा बनने में, तो वो नॉन रिन्यूएबल हो गए। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक के आधार पर। तो इंडिविजुअल जो अकेले होंगे, मतलब जैसे ये मेरा पेन है, ठीक है, तो ये मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। कम्युनिटी का मतलब जो समाज का, जैसे आपके पार्क वगैरह हो गए, वो सब कम्युनिटी रिसोर्स हो गए। नेशनल, जो देश का है वो नेशनल, और इंटरनेशनल जो मतलब जो ऐसा रिसोर्स जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय रूप से यूज हो रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, इंटरनेशनल रिसोर्स। मैंने नेशनल रिसोर्स में आपको एक चीज बताई थी, याद रखिएगा, मैंने कहा अगर समुद्र तल की बात करते हैं, मतलब सी लेवल पे बात करते हैं, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका नेशनल रिसोर्स होता है, ठीक, याद रखिएगा 12 नॉटिकल माइल्स तक आपके नेशनल रिसोर्स के रूप में जाने जाते हैं। और इंटरनेशनल बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जितनी भी चीजें हमें प्राप्त होंगी समुद्र में, वह सब इंटरनेशनल रिसोर्स के रूप में जानी जाती, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, 12 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। नॉटिकल माइल्स ये एक डिस्टेंस की आपकी यूनिट है, जिसका मतलब ये लगभग जाता है आपका 21.9 किलोमीटर, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, पर आप नॉटिकल माइल्स में इसको याद रखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल है, डेवलप्ड है, स्टॉक है और रिजर्व है, ठीक है। तो ये टाइप्स आपने पढ़ लिए। उसके बाद जब हम आगे बढ़े इस चैप्टर में, तो मैंने बताया कैसे डेवलपमेंट होता है रिसोर्सेस का, मतलब कैसे हमें रिसोर्स मिलते हैं, ठीक है। अब रिसोर्स कैसे मिलेंगे, तो लिखा है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग, ये तो डिप्लीशन हो गया। अगर आप रिसोर्सेज को प्राप्त करने की बात करेंगे, तो रिसोर्सेज हमें कई तरह से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे रिसोर्सेज हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं, समुद्रों से प्राप्त हो रहे हैं, जैसे खनिज आपके प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, आपके चट्टानों से प्राप्त हो रहे हैं, इसका रॉक से प्राप्त हो रहे हैं, और इनका डिप्लीशन हो रहा है, मतलब इनकी कमी हो रही है। तो क्यों कमी हो रही है, इसके बारे में यहां पर लिखा गया है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। हम जैसे वाटर रिसोर्स है, तो कहीं पर पानी पहुंच रहा है, कहीं पर पानी नहीं पहुंच रहा है। जो पैसे वाले हैं उनके पास ज्यादा पानी पहुंच रहा है, जो पैसे वाले नहीं है उनके पास कम पानी पहुंच रहा है। तो वही कह रहे हैं डिप्लीशन, मतलब जो कमी हो रही रिसोर्सेज की, वो केवल कुछ लोगों की मतलब मनसा, कुछ लोगों की लालच को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, मतलब रिसोर्सेज यूज करने का जो समायोजन है, जो मतलब एक तरह से कौन कौन रिसोर्स यूज कर सकता है, वो केवल कुछ ही लोग हैं। उसके बाद इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैव लेड द ग्लोबल इकोलॉजिक क्राइसिस, ठीक है, कह रहे हैं कि और लगातार एक्सप्लॉयटेशन मतलब बहुत ज्यादा यूज करने से आप देख रहे हैं ना, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिप्लेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं रीजन बनते हैं डिप्लीशन के या कमी के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जब इस चैप्टर में, तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आपका, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर नेक्स्ट जो आपको याद रखना है डिफिनीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने कहा सबसे पहले रिसोर्स की यहां तक रिसोर्सेज था, अब डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, तो पहला जो डिफिनीशन आपको अच्छे से याद रखनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सिंपल सी भाषा में एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आपकी इन्वायरमेंट को, आपका जो वातावरण है, आपका जो इन्वायरमेंट है, इसको कोई हार्म ना पहुंचे। मतलब हम पेड़ काट रहे हैं तो उसके एवज में पेड़ लगा रहे हैं, ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो क्या लिखा है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, मतलब बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए यदि आपका डेवलपमेंट
होता है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है जिससे इन्वायरमेंट को कोई डैमेज नहीं हो रहा है, तो ऐसा डेवलपमेंट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। और इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया एक समिट हो रही थी पृथ्वी पर, मतलब कह सकते हैं मतलब इन्वायरमेंट को लेकर जो पूरे विश्व में पहली समिट हुई है उसका नाम है रियो डी जेनेरियो समिट। कब हो रही है तो आपको डेट याद, आपको सन या वो ईयर याद रखना है 1992। तो रियो डी जेनेरियो जो समिट हो रही है वो कब हो रही है तो 1992 जून 1992 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील। तो रियो डी जेनेरियो कहां है तो रियो डी जेनेरियो आपका है ब्राजील में। तो ब्राजील में 100 से ज्यादा देश के लोग आकर मिल रहे हैं। किस लिए मिल रहे हैं तो अर्थ समिट हो रही है, मतलब पृथ्वी का एक, मतलब पृथ्वी को बचाने के लिए एक समिट हो रही है। द समिट वाज कन्वेड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक ग्लोबल लेवल। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली द असेंबल लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बाय द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट। ठीक है, कोई मतलब नहीं, आपको याद रखना है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। तो रियो डी जेनेरियो कहां है तो ब्राजील में है। कब हो रही थी तो 1992 में, जून 1992 में हो रही। किस लिए हो रही है तो अर्थ समिट है, पूरे विश्व की पहली अर्थ समिट है और अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हो रही है। और इसी री डी जेनेरियो अर्थ समिट में आपका एक एजेंडा लाया गया था जिसका नाम है एजेंडा 21। तो ये भी याद रखना है आपको कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है तो एजेंडा 21 आपका संबंधित है री डी जेनेरियो अर्थ समिट से जो हो रही है जून 1992 में। एजेंडा 21 क्या कहता है तो 21 का मतलब है 21st सेंचुरी से। कह रहा है कि 1992 से एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीडी के द्वारा ये एक कहीं ना कहीं एक एजेंडा 21 लाया गया था हमें। और हमने कहा एजेंडा 21 का मतलब है कि बेसिकली हम इन्वायरमेंट को बचाने का काम करेंगे 21st सेंचुरी में। ठीक है, तो इतना आपको दिमाग में रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। मैंने कहा अगर रिसोर्स प्लानिंग की बात करेंगे तो रिसोर्स को बचाने के लिए हमें प्लानिंग तो करनी ही होगी। अब रिसोर्स प्लानिंग की अगर बात करते हैं तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से रिसोर्स को बचाया जाता है, या फिर अलग अलग जगह पर, मतलब भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में अलग अलग जगह पर रिसोर्स से होने वाले अलग अलग डिप्लीशन देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए यहां से देखिए, सब पॉइंट नहीं बता रहे हैं आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है उसी को लेकर चल रहे हैं। जैसे लिखा है द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। ठीक है, तो बेसिकली कहां पर है तो कह रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये सब यहाँ पर मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मिनरल्स और कोल के रिसोर्सेज ज्यादा हैं, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बट यहाँ पर पानी की कमी होने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल इंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज। मतलब कह रहे हैं कि कहीं पर ऐसे रिसोर्स हैं जहां पर बहुत सारे रिसोर्स पाए जा रहे हैं पर कोई रिसोर्स नहीं पाया जा रहा। तो ऐसा कहीं कोई स्थान नहीं है जहां पर सभी प्रकार के आपको रिसोर्स मिले। जैसे कहा कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कोल और मिनरल्स पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने कहा राजस्थान की बात करेंगे तो वहां पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत अच्छी है। राजस्थान आप जान रहे हैं गर्मी का इलाका है, धूप बहुत तेज होती है, तो धूप तेज है तो सोलर एनर्जी के लिए बेस्ट है। हवा बहुत तेज चलती है तो विंड एनर्जी के लिए बेस्ट है। पर आप जान रहे हैं राजस्थान में पानी की कमी रहती है तो वाटर रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो यही बात हो रही है कि कैसे सभी रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी के द्वारा अवेलेबल कराया जाए सभी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की अगर बात करेंगे कि भारत में कैसे रिसोर्स प्लानिंग हो रही है तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के एग्जाम के लिए, पर बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, तो इसको देखिए 1, 2 और मैंने इसमें 3 पॉइंट्स आपको बताए थे, 3 पॉइंट। ठीक है, तो ये 3 ही पॉइंट आपको दिमाग में रखें। अगर रिसोर्स को बचाना है भारत में तो क्या क्या करना है तो पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। मतलब हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे देश में रिसोर्सेज कौन कौन से और कहां कहां पर हैं। अब ये कैसे होगा तो दिस इन्वॉल्व सर्वे, हमको सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन निकालना पड़ेगा कि कैसी क्वालिटी का है, कितनी क्वांटिटी में है। पता चले 50,000 का आपका रिसोर्स है और आपने उसको निकालने के लिए 1 लाख रुपए लगा दिए तो दांड़ हो गया सब, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका। तो इसीलिए कह रहे हैं तो सबसे पहला रिसोर्स प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा आपका रिसोर्स कहां पर अवस्थित है, मतलब कहां पर है। ठीक है, उसके बाद
evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skills and institutions set up for implementing resource development plans। अब हमें क्या करेगा, हमें हम प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको निकालने का काम करना पड़ेगा, स्किल्स के द्वारा इंस्टीट्यूशंस वगैरह सेटअप करने पड़ेंगे जैसे उनको हम क्या उपयोग में ला सकें। और तीसरा जो लास्ट पॉइंट है वो लिखा है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मैंने कहा फिर हम देखेंगे कि ये जो रिसोर्स है अगर इसके डेवलपमेंट से नेशन का, हमारे देश का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। पता चले बम निकाल लिए हैं जिससे देश में और हानि हो जाएगी तो वो भी एज ए रिसोर्स हमारे यहाँ काम नहीं करेगा। तो 3 स्टेप में लेके चलना है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया को। पहला कि आपको देखना है कि आइडेंटिफाई करना है, दूसरा फिर आपको आइडेंटिफाई मतलब जब आपने आइडेंटिफाई किया तो उसी में सर्वे किया, उसी में मैपिंग की, उसी में आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी किया। उसके बाद जब ये हो गया तो दूसरे नंबर पे आपने देखा है कि आपने प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया है, किस टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको निकाला जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि हम मैच करेंगे कि ये जो रिसोर्स है ये ओवरऑल रिसोर्स हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए है कि नहीं है। तो ये पूरा होता है इस चैप्टर में नेशनल प्लानिंग में, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो कहेगा भैया रिसोर्स कंजर्व भी तो करना पड़ेगा, रिसोर्स को हमें बचाना भी तो पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज लिखा है कि रिसोर्सेज जो है वो कम मात्रा में पाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं तो इनको भी तो हमें बचाना होगा, तो रिसोर्सों को कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए गांधी जी वाज वेरी एप्ट वॉइसिंग इन कंसर्न रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन 3 वर्ड्स, देयर इज इनफ। गांधी जी क्या कह रहे हैं, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। मतलब गांधी जी क्या कह रहे हैं रिसोर्स के लिए, गांधी जी कह रहे हैं कि यहां पर भारत में सभी के लिए इनफ रिसोर्स हैं पर उनके लिए इनफ नहीं है जिनको बहुत ज्यादा है, जो लालची लोग हैं उनके लिए रिसोर्सेज कम ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो रिसोर्सों को कंजर्व करना बहुत जरूरी है हमारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो स्मॉल ब्यूटीफुल या ओवर कॉन फ्यूचर ये सब आपका बेसिकली रियो डी जेनेरियो समिट से था। लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं। अब रिसोर्सेज कंप्लीट हुआ तो हम एक एक करके रिसोर्सेज को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आएगा आपका लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। अगर लैंड रिसोर्सेज की बात करेंगे तो लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड होगा, फॉरेस्ट होगा, बहुत ज्यादा ही आपके लिए अभी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया है, अगर भारत के बारे में बात करेंगे तो द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 100 बार बताया है कि इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और लैंड यूज अवेलेबल ओनली 93% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। मतलब जितना जियोग्राफिकल एरिया है उसमें हम केवल 93% लैंड यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, तो बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर द मोस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब देखिए ऐसे करेंगे तो ये जिधर असम, अरुणाचल प्रदेश, ये वाले जो इलाके हैं इनके बारे में बात हो रही है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज नॉट बीन डन फुली। मोreover सम एरिया जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो बीन सर्वेड। मतलब कुछ ऐसे हैं, असम को भी हम पूरी तरह, असम के भी रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान, हमारा जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट अभी पाकिस्तान और चाइना ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहां के रिसोर्सेज को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3.28 ज्योग्राफिकल एरिया तो है, बट हम 93% ही केवल क्या रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं एज अ लैंड रिसोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखिए इसमें बताया गया है कि कितना, कौन सा रिसोर्स है, कितने परसेंट फॉरेस्ट है, कितने परसेंट है, कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो ये भी दिमाग में आपको रखना है, पर अभी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अभी के लिए मैं एग्जाम ओरिएंटेड आपको बता रहा हूं। फिर लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मैंने आपको लिखा है तो इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये लैंड कंजर्वेशन पूछा जाता है। सॉइल एज अ रिसोर्स, मैंने कहा सॉइल और सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा सॉइल क्या है, तो सॉइल आपने कहा एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। रीन्यूएबल का मतलब इसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, बहुत समय नहीं लगता है इसको प्राप्त करने में। तो सॉइल एक रीन्यूएबल रिसोर्स हो गया। फिर हम आगे बढ़े तो मैंने कहा कि अगर सॉइल्स को क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है, सीधे क्लासिफिकेशंस पर आते हैं सॉइल के, और मैंने सॉइल्स के क्लासिफिकेशन में 5 सॉइल्स आपको पढ़ाई हैं। एक है एलुवियल सॉइल, देखिए 3 इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और लेटराइट सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और लेटराइट सॉइल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इन्हीं को एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी आप रिवाइज करिएगा अपनी कॉपी में। मैंने कहा अगर एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पार्ट पर जो सॉइल पाई जाती है भारत में वो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, पॉइंट वाइज आपको पूरा लिखाया है। फिर मैंने कहा एलुवियल सॉइल बन कैसे रही है, तो हिमालयन रिवर्स, 3 हिमालयन रिवर्स आपको बताई है बार बार कि 3 हिमालयन रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। इनके द्वारा, नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं उन्हीं से एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है,
ठीक है, तो ये दूसरा भी आपने जान लिया कि निर्माण कैसे हो रहा है। तीसरा, अगर एलुवियल सॉइल की बात करेंगे तो कंसिस्ट वेरियर प्रोपोर्शन ऑफ सैंड स्टील, इसको छोड़िए। और फिर लास्ट में मैंने बताया कि एलुवियल सॉइल को दो प्रकार से बांटा भी जा सकता है, खादर और बांगर। बांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर। देखिए, अगर न्यू एलुवियल सॉइल की बात करेंगे तो खादर, और ओल्ड एलुवियल सॉइल की बात करेंगे तो बांगर। याद रखिएगा, ओल्ड एलुवियल सॉइल बांगर और न्यू एलुवियल सॉइल खादर। उसके बाद कहां कहां कैसे कैसे होती है ये, तो इसको भी देख लेते हैं। मैंने कहा इसमें बेसिकली क्या क्या होता है, तो इसमें सीरियल्स होते हैं, पल्सेस होती हैं, सुगर केन होता है। लिखा एलुवियल सॉइल हैज वेरी फर्टाइल, मोस्ट दिस सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास। क्या कंटेन कर रही है, तो पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम। ठीक, मैंने 5 पॉइंट में इसी तरह बताया। सबसे पहले एलुवियल सॉइल कैसे इंपॉर्टेंट है, कहां पर पाई जा रही है, क्या क्या इसमें सेडिमेंट्स पाए जा रहे हैं, उसके बाद कौन कौन से इलाकों में ये हो रही है, और उसके बाद 5वें नंबर पे कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं इसमें। तो क्या पाया जा रहा है, पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम पाया जा रहा है। और मैंने कहा आइडियल किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस। मतलब सुगर केन, पैडी, व्हीट और सीरियल एंड पल्सेस, अनाज और दालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ब्लैक सॉइल, मैंने कहा ब्लैक सॉइल को सीधे आप याद रखिएगा, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल या रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल या फिर रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। कॉटन के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल होती है। और कहां पर पाई जा रही है, तो कहा कि द रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ लावा। कैसे बनती है कि लावा के निकलकर ठंडे होने से ये बन जाती है। और कहां पर पाई जाती है, तो कहां पर एक बार मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये आपका पूरा मैप बना हुआ है। ठीक, मैप की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले एलुवियल सॉइल, मतलब देखिए ये 3 सॉइल्स, 3 नदियों के द्वारा बनी हुई सॉइल्स, ये एलुवियल सॉइल आपके इस रीजन में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा ब्लैक सॉइल की अगर बात करेंगे तो ये आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू का रीजन होता है, जहां पर आपके वॉल्केनोज वगैरह थे पहले, अभी नहीं थे, उनके फटने के कारण या वॉल्केनो के दगने के कारण वहां से जो लावा निकलता है, उनके ठंडे होने पर जो सॉइल बनी है उसे ब्लैक सॉइल कहा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे जो आएगी आपकी, वो आएगी आपकी लैटेराइट सॉइल। ठीक है, तो इन्हीं तीनों सॉइल्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाकी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि समय नहीं है उतना, मैं चलता ही रहेगा फिर तो। मैंने कहा लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है, ब्रिक। मतलब ये होती है ठंडी में, इसको समझिएगा, ये जब गर्म होती है तो चिपचिपी होती है, जब ठंडी होती है एकदम ठोस हो जाती है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात हो रही है कि लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल में क्या क्या पाया जाता है, देखिए ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको, उतना बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा रेड लॉन्ग आंसर में कि ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल के बीच डिफरेंस बता दीजिए, या तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पूछ लिया जाएगा आपसे, या फिर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में आपसे कि ये कौन सी सॉइल है, इस सॉइल के अंतर्गत क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर लैटेराइट सॉइल की बात करेंगे तो आपका रिपोर्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन हिली एरियाज कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, द सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। तो चाय और कॉफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सॉइल कौन सी है, तो चाय और कॉफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल आपकी लैटेराइट सॉइल है। और कहां पर हो रही है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। रेड लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल क्रॉप्स फॉर कैस्यू नट। तो इसी में आपको कैस्यू नट भी देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो 3 सॉइल्स मैंने बताई, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और लैटेराइट सॉइल, इनको पढ़ लेना है। उसके बाद लास्ट में अगर चलेंगे तो लास्ट में आपको सॉइल इरोजन पढ़ना है। सॉइल इरोजन का मतलब है मिट्टी का कटाव। ठीक, तो मिट्टी का कटाव क्यों हो रहा है, तो लिखा है द डिनुडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज सब्सक्राइब्ड बाय द सॉइल इरोजन। ये इसका डिनुडेशन का मतलब होता है हट जाना, परत का हट जाना। तो क्या कह रहे हैं कि ऊपर से सॉइल की एक परत का हट जाना क्या कहलाता है, आपका सॉइल इरोजन कहलाता है। सिंपल सी चीज, सॉइल इरोजन क्या होता है, तो ऊपर से आपकी मिट्टी की एक परत का हट जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। ठीक है, और इस सॉइल इरोजन हो रहा है, होता क्यों है, तो ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, कारण क्या है, प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइंस कैन, अच्छा वो तो छोड़ दिए, उसके कंजर्वेशन कैसे होता है उसके लिखा है, plugging along the counter line can decelerate the flow of water down the slope। अगर मान लीजिए कहीं पर स्लोप है, स्लोप में अगर ऐसे चारों तरफ हम क्या लगा देंगे, पेड़ पौधे लगा देंगे, एक वाटर लाइन लगा देंगे, तो इनकी जड़ों के कारण क्या होगा, ये पानी रुकेगा यहाँ पर, जिसके कारण सॉइल नहीं कट पाएगी और सॉइल हमारा इरोजन नहीं होगा। उसके बाद इसको कहते हैं काउंटर प्लगिंग। तो याद रखिएगा पहला जो होगा, ठीक, तो मतलब कैसे कंजर्व किया जाए, तो पहला तरीका है काउंटर प्लगिंग के द्वारा।
ठीक, काउंटर प्लगिंग के द्वारा, ठीक, काउंटर प्लगिंग के द्वारा इसको बचाया जा सकता है। उसके बाद टेरेस, एक टेरेस फार्मिंग होती है, टेरेस कल्टीवेशन के द्वारा इसे बचाया जा सकता है। टेरेस का मतलब है कि सीढ़ी नुमा खेत आप बना दे रहे हैं, वहां से जो पानी होगा, सॉइल्स होगी, वो दूसरे पे जाएगी पर वहीं पर रुक जाएगी, ज्यादा बहा कर नहीं ले जा पाएगी। दूसरा, पहला है कैसे कंजर्व किया जाए, तो काउंटर प्लगिंग के द्वारा। काउंटर प्लगिंग का मतलब है कि हम किनारों पर क्या पेड़ की एक लाइन लगा देंगे, जिससे क्या होगा, सॉइल का इरोजन नहीं होगा। उसके बाद टेरेस कल्टीवेशन, मतलब हम सीढ़ी नुमा एक खेत बना देंगे, जिससे भी सॉइल इरोजन से बचाव मिलता है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, जो बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्सों में डिवाइड कर देंगे और ऊपर ऐसे जैसे मेड़ नहीं बना देते हैं उसी तरह का मेड़ बना देंगे। स्ट्रिक्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट ग्रोन बिटवीन द क्रॉप्स, क्रॉप्स के बीच एक लाइन बना देंगे ग्रास की, ठीक है। द ब्रेक ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड, जिसके कारण क्या होगा, जो हवाएं चलती हैं, जो ऊपर की मिट्टियां उड़ा ले जाती हैं, वो भी मिट्टियां नहीं उड़ा पाएंगी। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। तो ये पूछा जाता है आपसे कि ये बताइए काउंटर प्लगिंग क्या होता है, ये बताइए टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, ये बताइए स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है। तो ये सब तरीके हैं सॉइल इरोजन्स को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर लगभग आपको रिवाइज करा दिया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, बायोटिक, अबायोटिक और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के। उसके बाद रियो डी जेनेरियो आपको इंपॉर्टेंट पड़ेगा, एजेंडा 21 आपका इंपॉर्टेंट पड़ेगा। उसके बाद फिर सीधे आएंगे सॉइल आप रिसोर्सेज प्लानिंग आपका इंपॉर्टेंट पड़ेगा, फिर सीधे सॉइल्स पर आ जाएंगे और सॉइल्स में जितनी सॉइल्स आपने पढ़ी वो आपकी इंपॉर्टेंट पड़ेगी, ठीक है। तो इतना पूरा आपको चैप्टर पढ़ना था। एक बार फिर से आपको सभी बच्चों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ाई करिए और गुड लक आप सभी को आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए।